नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है नमक का दरोगा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। नमक के नए विभाग के खुलने पे अनेक लोग दरोगा पद के लिए दावेदारी में संलग्न थे। जगह जगह इंटरव्यूज़ हो रहे थे और उसमें सब ऊंचे तबके के लोग जो कि अंग्रेज़ी और कुछ भाषाएं और भी जानते थे इंटरव्यू देने में शामिल थे। उनमें मुंशी बंशीधर नामक एक वकील साहब भी शामिल थे जो कि बहुत काबिल इंसान थे, पढ़े लिखे थे। और उस इंटरव्यू को देके वो जब घर आए तो कुछ दिन में पता चला कि वो नमक के दरोगा के पद पे चुन लिए गए हैं और उनकी पोस्टिंग पास ही में हो गई है। पिता ने बहुत आशीर्वाद दिया कि बेटा ईमानदारी और विवेक से नौकरी करना, रिश्वत और गलत काम को कभी ना चुनना और किसी के साथ बेइंसाफी ना करना और चाहे छोटा हो या बड़ा ईमानदारी से अपनी नौकरी को निभाना। बाकी तुम स्वयं समझदार हो और पढ़े लिखे हो। पिता से आशीर्वाद लेके बंशीधर अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए। नमक का दफ्तर उनके घर से करीब 1 मील दूर था। पूर्व में गंगा जमुना बहती थी और उस पर नाव का बहुत बड़ा एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी जाड़े की रात में किवाड़ उड़का के और मीठी नींद में सो रहे थे कि बाहर से कोलाहल और गाड़ियों का शोर सुनाई पड़ा। शोर सुन के वो उठ बैठे, समझ गए कि कहीं कुछ गड़बड़ है और सोचा कि इतनी रात में यहाँ गाड़ियाँ कहाँ से आ गईं, ज़रूर कुछ चक्कर है। ये सोच के वो तुरंत बिस्तर से उठे हुए और जल्दी से दरवाजे से झांका तो दूर कहीं ढेर सी गाड़ियों की लाइटें जलती दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी वर्दी पहनी, तमंचा लिया और घोड़े पर सवार होकर उन गाड़ियों की दिशा में बढ़ चले। साथ में उनके मातहत एक कर्मचारी भी था जो उनके अंडर में काम करता था। घोड़े पर सवार होकर जब वो गाड़ियों की लंबी कतारें देख के उनकी तरफ बढ़े तो गाड़ियों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उन्होंने कड़क कर कहा, किसकी गाड़ियां हैं ये? कौन है वहां? रुक जाइए वहीं। उधर से कानाफूसी की आवाजें आने लगी। एक आवाज आई, ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की हैं। वंशीधर ने पूछा, कौन अलोपीदीन? जवाब आया अंधेरे से, दातागंज वाले। पंडित अलोपीदीन के नाम सुनते ही उसको कुछ गुमान हुआ कि मैंने कहीं ये नाम सुना है, लेकिन वो इस समय उन लोग से मुखातिब थे इसलिए ज़्यादा ध्यान ना दिया और पूरा ध्यान उनकी बातों की तरफ दिया। पंडित अलोपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे और ज़्यादातर लोग उनके ऋणी थे क्योंकि उनके पास अकूत धन संपदा थी और नंबर 2 का काम करके पैसा कमाते थे। उनके पास से बहुत से गुर्गे भी थे
इसलिए कोई आंख उठा के उनकी तरफ ना देखता, क्योंकि वो किसी को बख्शते नहीं थे। बड़े बड़े लोगों से उनकी साठगांठ थी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में आकर शिकार खेलते और उनके घर भी आया जाया करते दावत खाने के लिए। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। मुंशी जी ने कड़क कर पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी इतनी रात में? उधर से जवाब आया, जी कानपुर। दरोगा जी बोले, इनमें लदा क्या है? कौन सा माल लदा है इनमें, बोलो। उधर से सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने कुछ सुनाई ना हो। मुंशी का शक पक्का संदेह में बदल गया कि जरूर कोई बात है। चिल्लाकर बोले, गूंगे हो गए हो क्या? सुना नहीं मैंने क्या पूछा है? तब भी उधर से कोई उत्तर ना मिला, तो उन्होंने घोड़े को दौड़ाया और गाड़ियों के पास ले जाके रोक दिया, जहां गाड़ियों की बत्ती जल रही थी, सबसे पीछे वाली गाड़ी के पास। उस गाड़ी पे कुछ बोरे लदे थे। उन्होंने उस बोरे को छू के देखा तो उसमें नमक के डेले नजर आए। पंडित अलोपीदीन पीछे सजीले रथ में सवार होकर उन्हीं देश से चले आ रहे थे। उन्हें यह सब नहीं मालूम था कि हमारी गाड़ियां पकड़ ली गई हैं। वो अपनी शान में पान के बीड़े खाते हुए, ऊँघते हुए और अपने अंदाज में चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ीवान दौड़ते हुए आए और रथ को रोका। बोले, मालिक गजब हो गया। अलोपीदीन बोले, साफ साफ बताओ क्या बात है? वो लोग बोले, दरोगा ने गाड़ियां घाट पर रोक ली हैं और आपको बुला रहे हैं। अलोपीदीन खिसिया गया, बोला, उसकी इतनी हिम्मत? आज तक मुझसे किसी ने सवाल जवाब ना किया, लगता है कोई नया अधिकारी आया है। बोले, जाओ कह दो कि हम आ रहे हैं। और अपनी अकड़ में अपने रथ को हाँकते हुए धीरे धीरे चले, जैसे वो चल रहे थे पहले। उन्हें कोई फर्क ना पड़ा कि हम पकड़े गए हैं, हमारा माल पकड़ा गया है, हमारी क्या हालत होगी, इससे उन्हें कोई फर्क ना पड़ा, क्योंकि वो सबको पैसे से खरीद लेते थे या ज़्यादा चूं चपड़ करने पर मरवा देते थे। इसलिए वो बेफिक्री से चलते रहे और धीरे धीरे दरोगा जहाँ खड़े थे गाड़ी के पास, वहां तक पहुंच गए। वहां पहुंच के अपनी बोली में मक्कारी भरी नरमियत घोल के बोले, बाबूजी आशीर्वाद, हम ब्राह्मण हैं, हमसे कौन सा अपराध हो गया है कि आपने ये गाड़ियां रोक दी? आपकी ही तो कृपा थी जो हम ये सब काम कर रहे थे। अरे गाड़ी क्यों रोकी? मैं तो खुद ही आपके दर पे आ जाता। दरोगा ने रुखाई से जवाब दिया, सरकारी आदेश है इसलिए रोकी। पंडित अलोपीदीन बोले, हम किसी सरकार और उनके हुक्मरानों को नहीं जानते, मामला मेरा आपका है और हम ही इसे निपटाएंगे आपस में मिलजुल के। मुंशी जी समझ रहे थे कि इसकी मंशा क्या है, लेकिन चुप रहे और उन्होंने कुछ ना बोला। अलोपीदीन बोले, आपने बेकार में इतना कष्ट उठाया जाड़े की रात में यहाँ आने के लिए। हम इधर से निकलते हैं तो खुद ही आपको भेंट चढ़ा देते, चाहे लौटते पे चाहे आते पे, और आपने जल्दबाजी कर दी।
मैं तो खुद ही आपकी तरफ आ रहा था। कुछ देर बाद वंशीधर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। कि एक तो गलत काम, ऊपर से बातें देखो। चिल्लाकर बोला कड़क आवाज में, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो चंद कौड़ियों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। बस अब मुझे फालतू बातों के लिए समय नहीं है। जमादार बदलू सिंह, जाइए इनको हिरासत में लीजिए, मैं हुक्म देता हूँ। आलोपी दीन और गाड़ीबान सब आश्चर्य सहित रह गए और अचंभे से उनका मुंह देखने लगे कि एक अदने से सरकारी दरोगा की इतनी हिम्मत कि इतने बड़े सेठ को अरेस्ट करवा रहा है। लेकिन उनके मातहत बदलू सिंह हिम्मत ना कर सका उनको हिरासत में लेने की। इसलिए मुंशी जी को बहुत गुस्सा आई और वो बोले कि सुना नहीं कि वंशीधर क्या कह रहे हैं। मेरा भी नाम वंशीधर है, तुम्हारे ऊपर भी केस करवा दूंगा। नौकरी पे हो, कायदे से रहो। मैंने कहा ना, इनको अरेस्ट करो। ऐसी कठोर बातें पहली बार सुनी थी आलोपी दीन ने। वो भी तिल मिलाकर बोले, बाबू साहब ऐसा ना करें, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर बोले, मैं ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता। बदलू सिंह, जाके इनके गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं तुम पर एक्शन लेता हूं। इस तरह बदलू सिंह ने मजबूरी में उनको गिरफ्तार किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन अपने साहब का ऑर्डर तो मानना ही था। दरोगा जी ने कहा, इनको जेल में डाल दीजिए। दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होके कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ी, लज्जा से नजरें जमीन पे गड़ाए आते दिखे तो सब उनको एकटक देखने लगे। हर तरफ हलचल मच गई कि शहर का सबसे बड़ा सेठ किस मामले में गिरफ्तार हुआ है। बात घनघोर रात की थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या मामला है और ये काम खामोशी से हुआ था। लोग विस्मय से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, खुसुर खुसुर होने लगी कि इतना बड़ा आदमी कानून के पंजे में कैसे। लेकिन सच तो सच था, वो साक्षात देख रहे थे कि सेठ जी उनके सामने से गुजरते चले जा रहे थे। शर्म से चेहरा नीचे झुका था, चाल में वो मर्दानगी ना थी, वो अकड़ ना थी। शर्मिंदा से नजर आ रहे थे। उन पर मुकदमा चला और तारीखें पड़ती रहीं। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि मुकदमा सिर्फ दिखावे के लिए है, जीतना आलोपी दीन को ही है, क्योंकि वो सबको खरीद लेता था। इसलिए ये सब नाटक अंदर ही अंदर चलता रहा। और एक दिन की बात है कि जब फैसले का दिन आया तो पक्षपात की इंतहा हो गई। डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने उन्हीं के पक्ष में फैसला सुना दिया कि ये शख्स इतना समझदार है, सबकी इतनी मदद करने वाला इंसान है, शरीफ है, ये ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता है। वंशीधर ने दलीलें दी और बताया कि मौके पे मैंने खुद जाके पकड़ा है और अपने मातहत पुलिस वाले को भी पेश किया, जो कि खामोश खड़ा रहा, उसने कुछ ना कहा। इस तरह वंशीधर झूठे कहलाए और वंशीधर के सामने ही उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सेठ आलोपी दीन ने मुस्कुराते हुए मुंशी जी की तरफ देखा और
अदालत से निकल गए। उनको सब उनके चापलूसों ने घेर लिया, वकीलों ने घेर लिया और सब उनको बधाई देने लगे। और बंशीधर वकील और बेचारे दरोगा जी और जो इनका केस लड़ रहे थे वो सब एक तरफ खड़े रह गए और आलोपी-दीन का रथ बाहर खड़ा था। वो राजे महाराजों की तरह उस रथ पे बैठकर गर्व से अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। इसके बाद जब वंशीधर अपने घर पहुंचे तो पिता ने गालियों से उनका स्वागत किया, उनको इतना जलील किया। वो भूल गए कि जब नौकरी पे जा रहा था तो मैंने आशीर्वाद दिया था कि रिश्वत ना लेना, झूठ का साथ ना देना और ना ही किसी के साथ बेइंसाफ़ी करना। लेकिन आज उनकी भी बोली बदली हुई थी। उन्होंने कहा, ऐसा कपूत किसी को ना मिले, तूने मेरी नाक कटवा दी, इतने बड़े सेठ पर हाथ डालने की तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी। वो अचंभे से पिता की तरफ देखने लगा कि पिताजी को क्या हो गया। पिताजी के तो संस्कार लेके मैं गया था दिल में बसा के, और मैंने ईमान न डगमगाया। वो कितने पैसे, कितने लाख रुपए देने के लिए मुझे कह रहा था। बार बार वो पैसे बढ़ाता और मैं मना कर देता। फिर भी मैंने बिना पैसे के, बिना लालच के उसको ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया और उसको उसके किए की सज़ा देकर उसको अरेस्ट किया। लेकिन अदालत ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया और ये मेरे पिता हो के मुझको ऐसा बोल रहे हैं। उसने पिता से कहा, पिताजी याद करिए ये संस्कार आप ही ने दिए थे। पिता मारने खड़े हो गए, कहने लगे मेरे सामने से चला जा, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तेरी वजह से आज मेरा मुंह काला हो गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के ने अच्छा ना किया और सेठ जी से तूने पंगा लिया, हमारी ज़िंदगी अब बर्बाद है, तेरी वजह से हमारा अब आगे क्या होगा। सेठ जी चुपचाप न बैठेंगे। वंशीधर चुपचाप सर झुका के अपने कमरे में चला गया और बहुत उदास हो गया, पलंग पे लेट गया। सोचने लगा कि ईमानदारी का ज़माना नहीं है। पिता ने भी रूप बदल लिया, वो उल्टा हम ही को कह रहे हैं और सारी दुनिया हमारे पर थूक रही है। क्या सच बोलना गुनाह है या सच्चाई के रास्ते पर चलना गुनाह है। यही सब सोच के वो कुढ़ता रहता, घर में पड़ा रहता, बहुत कम निकलता घर से। एक दिन की बात है कि एक सप्ताह बाद शाम का समय था और वो कमरे में लेटा था, पिता भी अंदर थे। दरवाजे पर आहट हुई कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। पिता खोलने गए दरवाजे तो देखा आलोपी-दीन रथ पे बैठे थे और तमाम गाड़ियां उनके पीछे खड़ी थी। वो उनके घर के सामने आए थे, उन्हीं के पास आए थे। वंशीधर के पिता ने दौड़ के उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और समझ गए कि आज कुछ अनर्थ होगा। माफ़ी मांगने लगे, बोले, आलोपी-दीन जी, सेठ जी, हमको माफ़ कर दीजिए, हम अपने लड़के की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और हमने उसको बहुत प्रताड़ना दी है और उसको बहुत जलील किया है। उसने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, माफ़ कर दीजिए। आलोपी-दीन ने वंशीधर को कहा कि परेशान ना हो और अपने लड़के को बुलाओ। वंशीधर पलंग पे लेटा था। पिता गए और उसको समझाया कि देख, बाहर आलोपी-दीन जी आए हैं, ज़रा तमीज़ से रहना, सलाम दुआ ठीक से करना और उनसे माफ़ी भी मांग लेना। वंशीधर सोचा मेरा क्या कसूर है, लेकिन पिता की बात माननी थी और बता दिया पिता ने कि काफ़िला पूरा खड़ा है, मोहल्ले के लोग सब निकल आए हैं, काफ़ी लोग बाहर इकट्ठे हैं, इसलिए तू वहाँ पे माफ़ी ज़रूर मांग लेना ताकि हमारा अनर्थ ना हो। पता नहीं उनके दिल में क्या है, वो तुझे बुला रहे हैं, चल। वंशीधर बाहर गया। उसने आलोपी-दीन को नमस्कार किया और उनसे माफ़ी मांगी
कि साहब गलती हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक पुलिस वाले दरोगा का फ़र्ज़ निभा रहा था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। आलोपी दीन ने कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा ऑफ़र लेके आया हूँ जिससे तुम बहुत खुश हो जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे घर की ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई कुछ समझ ही ना पाया कि ये क्या कह रहे हैं। सब सोचे थे कि ये बदला लेने आए हैं, ये तो उल्टी बात कर रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम लोग अच्छी तरह रहने लगोगे। पिता हाथ जोड़ के खड़े थे, कांप रहे थे। आश्चर्य के, हैरत के मिले जुले भाव चेहरे पे थे, पर कुछ बोलते ना बनता था। वंशीधर को एक कागज़ पकड़ा के आलोपीनाथ बोले कि लो, ये कागज़ है, इसको पढ़ लो और इस पे नीचे दस्तखत कर दो, अपने सिग्नेचर कर दो और ज़रा ठीक से पढ़ लो इसे। जब वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ना आया कि इस कागज़ में जो लिखा था वो सच था। थर थर कांपने लगा उस कागज़ को लेके। पिता ने हाथ से कागज़ छीन लिया कि पागल है क्या, साहब कह रहे हैं इस पे दस्तखत कर दो। पढ़ के अकेला खड़ा हो गया, कुछ बोल भी नहीं रहा है। बता तो इस पे क्या लिखा है। वंशीधर कुछ न बोला। पिता ने कागज़ पढ़ा तो तुरंत पढ़ने के बाद आलोपी दीन के पैर पकड़ लिए। उस कागज़ पे ये लिखा था कि मैं आज से, इसी वक्त से वंशीधर को अपना और अपने सारे कारोबार का मैनेजर नियुक्त करता हूँ और वही मेरे सारे कामकाज, पैसे का लेन देन, नियुक्तियाँ और बड़े फैसले सब वही देखेंगे। और उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए थे और रजामंदी पे वंशीधर के सिग्नेचर लेने आए थे। सब हैरत से देख रहे थे कि ये क्या। जब बात सबको पता चली तो किसी को यकीन ना आया कि आलोपी दीन ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कहा, आलोपी दीन ने वंशीधर से कंधे पर हाथ रखे, कि ये तो कामकाज की बात हुई। मेरी पर्सनल बात यह है कि तुम मेरी जायदाद के भी मैनेजर हो। जितनी भी मेरी जायदाद हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ फैली हुई है, वहाँ वहाँ का भी तुम काम देखोगे, लेखा जोखा रखोगे, क्या वहाँ रद्दोबदल करानी है, क्या सही कराना है, जीर्णोद्धार, जो कुछ भी मसले हैं सब तुम्ही को देखना है। नवनिर्माण, ये सब तुम्हारे जिम्मे हैं। वंशीधर के पिता बोले कि गुस्ताखी माफ हो साहब, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि ये दया की दृष्टि हम पर क्यों। हम तो सजा के भागी हैं, आपके साथ इतना बुरा किया, पूरे शहर के सामने आपकी बेइज्जती हुई, एक बार नहीं हजारों बार हुई। आपके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थी, वो भी पूरे शहर ने देखा। आप तारीख पे जाते थे तब भी सबने आपको देखा अदालत में। इस तरह से आपके चर्चे पूरे शहर में थे, फिर ये हमारे साथ इतनी कृपा क्यों। आलोपी दीन बोले, इसके जैसा कर्तव्यपरायण और साहसी, हिम्मती, उत्साही और सच्चा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरे तमाम नौकर हैं, तमाम चमचे हैं, तमाम लोगों से मेरा साबका है, बड़े बड़े रईसों से, उनके लड़कों से, मेरे तमाम अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, लेकिन इसके जैसा कोई कर्तव्यपरायण इंसान मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। इसलिए इससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और मेरा भरोसा इसी के ऊपर हो गया कि ये 10 लोगों का काम भी अकेला संभाल सकता है। इसलिए मैंने इसको अपने हर काम का मालिक बना दिया और अब यही भरोसे के काबिल इंसान है, यही मेरे साथ रहेगा, मेरा दाहिना हाथ बनके।
इस तरह से उनकी जय जयकार होने लगी, हर तरफ आलोपीनाथ के चर्चे होने लगे। और दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। दोनों बाप बेटों का दिल आज बहुत हल्का था और उधर आलोपीनाथ एक अच्छे इंसान को पाके बहुत खुश थे, बेफिक्र थे कि अब मेरा कामकाज बहुत अच्छे से चलेगा और एक अच्छा इंसान मेरे साथ है। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। साथियों, हम लोग ने देखा कि एक ईमानदार इंसान के ऊपर कितनी विपत्तियां आईं, उसको झूठा भी ठहराया गया और उसी के ऊपर सारा इल्ज़ाम आ गया। घर वालों ने भी उसी को बोला, समाज वालों ने भी उसी को बोला, अदालत ने भी उसी के खिलाफ फैसला दिया और यहाँ तक कि वो इतना जलील हो गया, अपनी नज़र में खुद गिर गया ईमानदारी करके, कि उसने घर से ही निकलना छोड़ दिया। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं। जिसके साथ उसने ये किया था उसी का दिल पलट गया और उसने एक अच्छे रूप में उसकी अच्छाई देख के और उसको अपना सब कुछ सौंप दिया देखभाल के लिए। तो साथियों, हमारा कोई भी किया गया सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता। ये है कि उसका जवाब आने में देर लगती है, हम मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं बेकार ही किया हमने। और लोग भी तो ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा। लोग रिश्वत ले लेके इतनी संपदा इकट्ठी कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं बड़े बड़े, और उनके पास कितनी दौलत हो जाती है, बच्चे स्कूलों में पढ़ जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे चले जाते हैं। एक हम ही क्यों करें ये सब? लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए। किसी ना किसी रूप में उनको भी सज़ा मिलती है। ज़रूरी नहीं कि उनकी दौलत ही छीन के ऊपर वाला उनको सज़ा दे। उनके साथ ऐसी भी ट्रेजेडी हो जाती है जिनका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, ना वो किसी से कह सकते हैं, लेकिन दिल में जानते हैं कि हमसे कहाँ गलत हुआ, ये किस चीज़ की सज़ा है। इसलिए हम भी कभी किसी के दिल नहीं दुखाएंगे और सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी आ जाए। और ना हम किसी गरीब को दबाएंगे और ना किसी अमीर आदमी का पक्ष लेंगे कि अगर वो अमीर है तो उस गलत काम को ये उसको सोच के छोड़ दें कि वो अमीर है और गरीब को सज़ा दे दें। इस तरह से हमको फ़र्क नहीं करना है। हमारे लिए अगर गलत बात है तो गलत ही है और सही है तो सही है। तो साथियों, आज मैं अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे जाके जो भी आपके दिल में आए, जो भी सवाल आए, जवाब आए या अच्छी बात आए, ज़रूर ऐड करें। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें, आपकी लाइफ में कोई भी दुख ना आए और सब आपको चाहें, सब के दिलों में आप रहें और समाज में आप एक अच्छा नाम कमाएं, एक इंसान अच्छे बन के उभरें, ईमानदार इंसान। आपकी छवि बहुत अच्छी हो और आप अपनी मंजिल पे बहुत आगे बढ़ के जाएं, जिसकी आपने सपनों में भी कामना ना की होगी। और ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप पर रहे। इसी के साथ अगली कहानी तक के लिए साथियों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर अगली कहानी में मिलेंगे। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।